नमस्कार, मैं फिरोज अली खोजी। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। आज खोजी न्यूज़ के स्पेशल इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध समाज सेवी गौहर सिद्दीकी जी। गौहर सिद्दीकी जी सेक्युलर फ्रंट के संयोजक हैं और 24 साल से लगातार समाज सेवा में जुटे हुए हैं। आइए जानते हैं अपने सवालों का उनसे जवाब। आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। खोजी न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसी के माध्यम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पीत पत्रकारिता चल रही है आजकल, लेकिन जिस तरीके से खोजी न्यूज़ अपने अहम तरीन योगदान और समाज में दर्पण की तरह कार्य कर रहा है, मैं पहले खोजी न्यूज़ को मुबारकबाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ। आप काफ़ी लंबे से समय से जनपद में एक समाज सेवा के रूप में जुटे हुए हैं, तो क्यों आपने समाज सेवा फील्ड चुना? देखिए, वैसे तो हर चीज़ इंसान को जो समाज से मिलता है या परिवार से मिलता है, वो कहीं ना कहीं समाज को उसी रूप में लौटाने की कोशिश करता है। मैं भी, मेरा परिवार सनीके से ट्रांसपोर्ट होने के बाद और पारिवारिक होने के बाद समाज में काम किया। समाज में मैंने अपने जीवन में, जब हम लोग एक एज में थे, तो उसी पीरियड में, जब मैं इस फील्ड में नहीं था, तो उसी पीरियड में मैंने देखा कि मेरे अपने बुज़ुर्गों को काम करते हुए, लोगों के लिए काम आते हुए, तो इसी सिलसिले पर ये जो खून में या हमारे खुददारियों में जो ज़िंदा थी, जो चीज़ ज़िंदा थी, उस चीज़ को और ज़िंदा और ज़रा मजबूती से मैंने पकड़ने की कोशिश की। इसीलिए मैंने सामाजिकता का ये नया। समाज सेवा में आप अपना प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? देखिए, वैसे तो ये सब जीन जो होते हैं, वो सब चीज़ माँ बाप से ज़्यादा आते हैं। मैंने भी अपने परिवार में अपने माँ बाप को देखा और उन्हीं को मैंने अपना बड़ा माना और उन्हीं को प्रेरणा स्रोत माना कि उन्होंने समाज में अच्छा काम किया, समाज के बेहतरी के लिए काम किया। मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पर जो चीज़ मुझे मेरे परिवार ने दी, उसी चीज़ को मैं समाज के लिए बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। आप बचपन से ही समाज सेवा में आकर कार्य करना चाहते थे या क्या आपका कोई और लक्ष्य था कि मुझे इस फील्ड में जाना है? देखिए, वैसे तो मैं बुनियादी तौर पर हम लोग यानी खिलाड़ी थे, नेशनल को खेले और सीके नायडू ट्रॉफी खेल के आए। बिशन सिंह बेदी जी का कैंप किया, तो वो काफ़ी लोगों में से चुनाव हुआ। तकरीबन 100-125 लोगों का एक चीज़ थी, वो तो हम लोगों का एम था। लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ें डेवलप हुई, वहाँ पर रोज़गार से जुड़े, ज़िंदगी का दूसरी पारी शुरू करी शादी के बाद। उसके बाद जो फादर और मदर नहीं रहे, तो तब मैं इस फील्ड में। अच्छा, खिलाड़ी बनने के एम को आपने एक तरफ कर दिया और फिर समाज सेवा में जुट गए, क्यों? और राजनीति फील्ड में भी आकर एक समाज सेवा के रूप में कार्य कर सकते थे। देखिए, समाज सेवा के तो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, हर कोई आदमी अपने प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है। मैंने भी सामाजिकता के प्लेटफॉर्म पर आकर एक अपना अहम तरीन योगदान, एक एफ़र्ट, जो ईमानदार एफ़र्ट था, वो समाज के लिए देने की कोशिश की। मैं हालात कुछ ऐसे थे कि जहाँ पर जब मेरे वालिद और मेरी वालदा नहीं रहीं, तो मुझे मेरे घर से प्रोत्साहन मिला, जो चीज़ें थीं वो और बढ़ें, तो उन्होंने मेरे में विश्वास रखा। पर जो चीज़ मेरी एक पढ़ाई लिखाई थी या जो भी कुछ था मेरे पास, वो मैंने समाज को देने के लिए कोशिश की है और सामाजिकता का ये दायरा मेरा बढ़ता जाए। इन 24 वर्षों में आप सबसे बड़ी चुनौती किसको मानते हैं? देखिए, इस मुल्क के लिए अगर जो सामाजिकता के दौर पर हम लोग देखें, राजनीतिक और धर्म, जात पात से सबसे ऊपर उठकर अगर जो देखें, तो आज जो सबसे बड़ा नज़रिया है, इस देश का भाईचारा, इस देश का सौहार्द, इस देश का सेकुलरिज़म, ये सबसे अहम चीज़ है। मैंने इसी को अपना एम बनाया, उसको अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से संभाल लिया है कि मैं चाहकर भी मैं अपना काम दूसरा नहीं कर पाता। ना मुझे राजनीति से लेना देना, ना मुझे किसी और चीज़ से लेना देना, लेकिन मेरा जो काम है वो इस देश के लिए कुछ करने का है, कुछ योगदान देने का है। और उसके लिए यह है कि मैं ये सोचता हूँ कि लगे आपसी भाईचारा बना रहे इस मुल्क का। ये मुल्क तभी तरक्की करेगा जब इस मुल्क के सब लोग मिलजुल कर इस मुल्क के लिए अपना योगदान देंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे। देखिए, इस मुल्क ने जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे, तो उन्होंने नफ़रतें फैलाई, उन्होंने बांटा। ये बांटने से इस मुल्क के टुकड़े हुए और बटा, तो जिसका दंश आज हम सब मिलकर
इस देश के सब मिलकर हम सब मिलकर इस दंश को झेल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस मुल्क से प्यार करने वाले लोग इसी मुल्क में रह गए, जो मेरे मज़हब के लोग थे। ये किसी पे कोई एहसान नहीं था, ये मुल्क सबका था, सबका है, सबका रहे, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और अपने प्लेटफॉर्म से, अपने संगठन के प्लेटफॉर्म से, अपने व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म से, कि हम लोग भाईचारे के साथ रहें, सौहार्द के साथ रहें, इस देश के संविधान के साथ रहें, इस देश के सेकुलर संविधान के साथ रहें और कहीं ना कहीं इस मुल्क को मजबूत करें। 2.5 दशक हो चुके हैं समाज सेवा करते हुए, सामाजिकता के क्या मायने हैं? देखिए, मेरे लिए तो सामाजिकता के दायरे वो हैं और मान्यताएं वो हैं जो ईमानदार कोशिश हो, किसी पीड़ित के लिए राहत का सबब बने, और कहीं ना कहीं मायने तब जाके ज़्यादा मजबूत होते हैं कि जब हमारे दिल उसकी गवाही दे, हमारे दिल को उसकी संतुष्टि मिले, हमारी आत्मा को उसकी संतुष्टि मिले। ये सामाजिकता के मायने, असल मायने वही हैं कि हम लोग किसी के काम आ सकें, हम लोग पीड़ित के कहीं ना कहीं हम लोग सहयोगी बन सकें। ये सामाजिकता। अधिकांश दल राजनीति रोटियां सेकने के लिए कभी धर्म के नाम पर तो कभी जाति के नाम पर लोगों का बांटने का काम करते हैं। तो राजनीति धर्म में राजनीति है। देखिए, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक फैले। रही बात जहाँ तक राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति, मैं ये समझता हूँ कि राजनीति में धर्म का स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति का धर्म ज़रूर होना चाहिए। इस मुल्क के लिए अगर कोई आदमी, कोई पार्टी इस मुल्क में अगर जो राजनीति कर रही है, तो उस राजनीतिक पार्टी का एक धर्म ज़रूर होना चाहिए। वो धर्म ईमानदार हो, वो धर्म सबके लिए एक हो, और कहीं ना कहीं इस मुल्क को मजबूत बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। उसके प्रयास को मैं सराहूँगा। बहरहाल, राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं है, लेकिन राजनीति का धर्म ज़रूर होना चाहिए। क्या आपकी आगे कोई चुनावी रणनीति है, या आप समाज सेवा ही करते रहेंगे, समाज सेवा में रहकर, राजनीति में नहीं जाकर आप समाज सेवा करना चाहते हैं? देखिए, राजनीति तो बहुत महंगी चीज़ है। मैं तो 3-3 महीने तक अपने बच्चों की फ़ीस के सिलसिले से फ़िक्रमंद रहता हूँ कि जितनी मेरी आमदनी का सिलसिला है, जो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तालीम का सिलसिला है, मेरे घर है, मेरा परिवार है, तो मैं ये समझता हूँ कि राजनीति तो पैसे का खेल है। मैं अभी इस तरफ को मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, ना मैंने कभी सोचा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करूँगा। लेकिन हाँ, जितना मुझसे हो सकता है समाज के लिए, मैं अपनी सामाजिकता के दायरे में उन चीज़ों पर फैज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ। समाज से भी आगे बढ़कर लोगों की मदद करते हैं, तो इनके पास जो पैसा होता है, आय होती है, वो कहाँ से आती है? देखिए, जहाँ तक सिलसिला किसी के व्यक्तिगत सिलसिले से बात करें, तो देखिए, इसका तो मुझे मालूम नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत सारे लोग, अच्छे लोग अपने परिवार से, अपने रोज़गार से निकाल कर कुछ लोग हैं नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मैं तो मुस्लिम समाज से आता हूं, ये हमारे यहाँ तो ज़कात का एक सिलसिला है। हम भी लोग हैं नहीं कि कहीं ना कहीं उस ज़कात को मुस्तहिक तक पहुंचाने का काम करते हैं, पीड़ित तक पहुंचाने का, जिसकी ज़रूरत है उस तक पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इस तरीके से काम कर रहे होंगे। लेकिन आजकल कुछ देखने में आ रहा है, इसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए कि कुछ सामाजिक लिखने से सामाजिक नहीं हो, सामाजिक कहलाने के लिए अपने को सामाजिक लिख रहे हैं। मेरे नज़रिए में सामाजिकता इस वक्त एक कारोबार सी बन गई है, और ये कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। लेकिन मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने सिलसिले से बात करूँ तो मुझे कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि मेरी कोशिशें ईमानदार होनी चाहिए, मेरी सामाजिकता ईमानदारी के दायरे में होनी चाहिए। कुछ समाज सेवी देखे जाते हैं अपने होर्डिंग लगाते हैं, तो क्यों होर्डिंग लगाते हैं? समाज सेवा तो एक पीछे हटकर भी किया जा सकता है। देखिए, ये तो उनका जिनका जो काम है वो वही करेगा। अब इस पे मेरा व्यक्तिगत तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, और ना ही मैं इस सिलसिले से बात करूँगा कि कौन होर्डिंग लगा रहा, कौन नहीं होर्डिंग लगा रहा है। समय समय पर ये होर्डिंग बदलते रहे,
होर्डिंग में चेहरे बदलते रहे। जैसे जैसे लोग जिस तरीके के हालात होते हैं उसी तरीके के आते हैं, लोग करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, मिडिल क्लास भी करते हैं। उनका काम है, वो काम अपने नज़रिए पर जिस तरीके से उनको उचित लगता होगा वो करते ज़रूर होंगे और कर रहे हैं। कुछ समाज सेवी जब सत्ता होती है तभी आते हैं और जब सत्ता उनकी चली जाती है तो पीछे हट जाते हैं, तो क्या उनको कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस तरीके का काम करते हैं, जिस तरीके से आपने सवाल किया है, तो वो गलत है। ईमानदार कोशिश होनी चाहिए, ईमानदार प्रयास होने चाहिए, ईमानदार लोग आगे रहने चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। पहचान ईमानदारी की होगी। चंद जो लोग गलत हैं उनकी कोई पहचान नहीं हो पाई। देखा जाता है कि मुस्लिम समाज में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कम होता है, तो क्या शिक्षा के प्रति मुस्लिम समाज के लिए तुमने जागरूक किया या कुछ अभियान चलाया है? देखिए, हमारा तो नज़रिया यही है, हमारी सामाजिकता का एक नज़रिया ये भी है कि जहाँ भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, सेकुलरिज़म, ये सब चीज़ें हम लोगों के हैं, लेकिन हमारा बुनियादी एक नज़रिया और है जो हम अपने समाज में भी बेदार किए हुए हैं, जागरूक किए हुए हैं। तालीम तमाम मसाइल का हल है, तमाम समस्याओं का हल है, अंधकार से रोशनी की तरफ को ले जाएगी। आज मुसलमान ख़ास तौर से जिसके पास बहुत सौ सवाल तालीम को लेकर थे, आज भी खड़े हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं तालीमी शऊर, तालीमी जो दायरा है वो मुसलमानों का बढ़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि ये छोटे छोटे प्रयास रंग ला रहे हैं। जैसे ज़कात फाउंडेशन अपना काम कर रही है, वहाँ से निकल पढ़ने वाले, उनकी जानिब से पढ़ने वाले बच्चे आज IAS और IPS और PCS में चयन हो रहा है उनका। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को इन चीज़ों से इबरत हासिल करनी चाहिए, हम लोगों को इन चीज़ों से हौसला मिलना चाहिए। मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम माँ बाप से, उन तमाम लोगों से बात करूँगा और अपील करूँगा कि कुछ भी हो, बच्चों को पढ़ाइए। और ख़ास तौर से मेरे समाज में जो मदारिस हैं, जो मदरसे इस्टेब्लिश हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, जो फॉर्मेट अभी हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने दिया है चंद मदरसों के लिए कि उन्होंने 10th तक की जो शिक्षा आम की है मदरसे के ताल्लुक़ से, ऐसे फॉर्मेट बाहर आने चाहिए, ऐसे फॉर्मेट और बढ़ने चाहिए। आपने बताया कि मदरसों में फॉर्मेट बढ़ने चाहिए, क्या क्या फॉर्मेट बढ़ने चाहिए? फॉर्मेट में यही है, मेरा फॉर्मेट ये है कि दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, और ख़ास तौर से कम 10वीं तक का एक इस्टेब्लिश हो जाए, वहीं से जो रिकॉग्नाइज हम लोगों को वो मिल जाए। वहाँ से जो बच्चा दीन की तालीम 10वीं तक पढ़ने के बाद अपनी पूरी मुकम्मल कर लेता है 10वीं तक आते आते, लेकिन उसके बाद जो उसको तालीम मिलनी चाहिए उसके साथ साथ में, तो 10वीं के बाद उसके लिए ओपन होना चाहिए, दरवाज़े खुले होने चाहिए। वहाँ पर वो 10वीं करे, 10+2 करे, फिर उसके बाद वो ग्रेजुएशन करे, रोज़गार पर शिक्षा पर जाए, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। मुल्क के क्या मायने हैं? आजकल देखा जा रहा है कि प्रमाण पत्र बांटे जाने लगे हैं देश को लेकर। देखिए, मेरे लिए मुल्क के मायने तो मैं उसके प्रति ईमानदार रहूं, वफ़ादार रहूं, मोहब्बत करूं, और जब मुल्क को ज़रूरत हो तो मेरा पहला कदम मेरा हो, और जब मर मिटने का नंबर आए तो पहले मेरी गर्दन हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ लोग, जो लोग नहीं इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर पाए, वो लोग आज इस तरीके के हालात पैदा कर रहे हैं कि कहावत सुनी थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे सवालात आज समाज में क्रिएट कर रहे हैं, उनका कोई इतिहास ऐसा नहीं मिलता कि जो उन्होंने देश के लिए, मुल्क के लिए कोई ऐसा काम किया हो। मैं सब लोगों से अपील करता हूँ, मुल्क के लिए जिए, मुल्क के लिए ज़िंदा रहें। मज़हब भी हम लोगों को यही पैगाम देता है। मेरे तो रसूल अल्लाह का एक पैगाम था कि वतन से वफ़ादारी भी आधे ईमान जैसा सबूत है। तो फिर ये सवाल कहीं ना कहीं
उन्हीं लोगों पर वापस जाकर एक तमाचे के रूप में लगने चाहिए, जो लोग, कुछ लोग उससे ये बात पूछते हैं कि आप देशभक्त हैं या नहीं हैं। मेरे लिए देशभक्ति मेरा देश है, मेरे देश से वफादारी है, ईमानदारी है। एनआरसी सीए को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक सीएए था तो मेरा तो विरोध था। जब वो एनआरसी में तब्दील हुआ, कानून बना, सिटीज़न अमेंडमेंट बिल का जो आया, फिर उसके बाद बिल का, तो अब ये कानूनी जामा पहनाया जा चुका है इसको। तो अगर जो किसी का विरोध है, जो विरोध कर रहे हैं इसका, या जो विरोध करते हैं, उनके लिए अदालतें खुली हुई हैं, वो अदालतों में करें। इसका सरकार लाई है तो हम लोग कहेंगे, जो इसमें अमेंडमेंट जिस पर हम लोगों का एतराज़ है, एक वर्ग का, क्योंकि ये देश तो सभी का है, यहाँ देश को में सबको अपनी बात कहने का हक है। सरकार सबकी होती है, सरकार को सबकी सुननी चाहिए। तो हम लोग कहेंगे, अपील करेंगे सरकार से भी, और जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनसे भी, कि अगर कोई चीज़ किसी को नापसंद है तो उसका अपराधीकरण नहीं किया जाए। अगर किसी को कोई अपनी बात कहनी है तो वो संविधान पर रखो, संविधान के दायरे में हो। तो इन चीज़ों को लेकर मैं गुजारिश करूँगा कि ख़ास तौर से सभी वर्ग के सभी लोगों से, कि इस मुल्क के जो लोग बड़े भाई की तरीके से रहते हैं, यहाँ का जो संविधान आज ज़िंदा है, यहाँ का जो आज भाईचारा ज़िंदा है, तो उसमें उनका बहुत अहम योगदान है। अगर किसी एक वर्ग को किसी चीज़ पर आपत्ति है तो बेहतर यह है कि इस मुल्क की मजबूती के लिए वो लोग आगे रहें, वो लोग आगे आएँ और उस चीज़ का विरोध करें जो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला हो, किसी के हक और अधिकारों का हनन करता हो, लेकिन होना चाहिए वो संविधान पर। वसीम रिजवी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंसानों की इस भीड़ में किस जाहिल का नाम और किस मरदूद का नाम आपने लिया, और क्या ये सवाल मुझ जैसा एक आम आदमी क्या किसी से भी पूछिए, किसी बेपढ़े लिखे से पूछिए, वो इंसान किसी भी तरीके से इंसान कहलाने के लायक नहीं है। एक छोटी सी हमदर्दी हासिल करने के लिए उसने अल्लाह के खिलाफ वर्जी की है, उसने कुरान की खिलाफ वर्जी की है, उसने इस मुल्क के कानून के खिलाफ भी खिलाफ वर्जी की है। इसने जो अपने अपनों का नहीं हो सकता, जो अपनों का दिल दुखाएगा, वो दूसरों के दिल को कैसे दिल में समाएगा। मैं समझता हूँ कि इस नालायक की, इस यजीद की जितनी निंदा करूँ उतनी थोड़ी है। अल्लाह के मामलात में दखल अंदाजी उस पर अजाब बनकर आएगी और वो एक दिन मुंह की खाएगा। मैं तमाम उन लोगों से अपील करता हूँ जिनसे वो जुड़ा है, वो कोई भी लोग हैं, वो समझें और ऐसे लोगों को अपने पास आसरा ना दें। ऐसे लोग इंसानियत के नहीं हो सकते, जो अपने दीन के नहीं हैं वो दुनिया के कतई नहीं हो सकते। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ। खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी इस माध्यम से, आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम उन सुनने वालों को, देखने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपील करता हूँ कि ख़ास तौर से मुस्लिम समाज से कि ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाएं और इस मुल्क के भाईचारे के लिए, इस मुल्क के लिए ईमानदार कोशिश करें, आगे रहें। ये मुल्क हम सब का है। जय हिंद, जय भारत।